कृषि अवस्थिति सिद्धांत, जिसको कि हम एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो लिख लेता हूँ। सिद्धांत या फिर हम कृषि अवस्थिति मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि दिया था हमें वॉन थ्यूनेन ने दिया था। वॉन थ्यूनेन वॉन थ्यूनेन एक जर्मन, जैसे मैंने बताया भी था क्लास में कि एक जर्मन बिजनेसमैन था और इसको हम इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, अर्थशास्त्री कह सकते हैं। तो ये थ्योरी इसने कब दी थी? 1826 में। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि एक तो आपकी अर्थशास्त्र की थ्योरी होती है, लेकिन जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो उसमें अवस्थिति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अवस्थिति मतलब कि आपका स्पेस या फिर जिसको हम स्थिति कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम स्पेस की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर इसमें जो कृषि अवस्थित सिद्धांत है, इसमें हम डिफरेंट स्पेस को अलग अलग, मतलब जितनी भी स्थिति है उसको हम अलग अलग बेल्ट्स के हिसाब से उनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब एक हमारा सेंटर में मार्केट होता है, फिर उसके बाद हम अलग अलग पेटियों में जो कृषि भूमि का उपयोग है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर थी। तो इससे पहले कि हम कृषि अवस्थित सिद्धांत को स्टार्ट करें, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसकी मान्यताएं क्या हैं और आखिर कृषि अवस्थित सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं इसका बेस क्या है। तो अर्थशास्त्र में या फिर आर्थिकी में या आर्थिक भूगोल में अगर कोई भी किसान अगर एक निर्णय लेता है तो उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है आर्थिक लाभ। ठीक है, आर्थिक लाभ या फिर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में ही वो काम करेगा, जब तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको कुछ काम करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि हम प्रॉफिट का कैसे निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला दे सकते हैं, जिस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लाभ को दे सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं लाभ की। ठीक है, लाभ, तो लाभ बराबर आपका होता है, ठीक है, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लाभ बराबर हमारा इसमें है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस परिवहन लागत, परिवहन लागत प्लस उत्पादन लागत। ठीक है, आ रही है ना, आवाज आ रही है? यस सर। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि बिक्री का मूल्य, कितने चीज में उसकी बिक्री हो रही है। अगर वो गेहूं लगा रहा है तो वो गेहूं का दाम उसको कितना मिल रहा है? क्या वो गेहूं उसका 20 रुपए किलो बिक रहा है, क्या उसका 25 रुपए किलो बिक रहा है? अब मान लीजिए कि उसका गेहूं 25 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन क्या 25 रुपए किलो में उसको लाभ 25 रुपए का 25 रुपया होगा? नहीं होगा। तो उससे हम क्या माइनस कर देंगे? एक तो परिवहन लागत, क्योंकि मान लीजिए प्लस 10 किलोमीटर दूर आपका खेत है, 10 किलोमीटर दूर खेत से अगर हम परिवहन कर रहे हैं तो हमारे भी 2-4 रुपया तो हमारा लगेगा ही। पर केजी की अगर हम बात करें तो हर किलो पे 2 किलो का क्या लगेगी? लागत लगेगी। तो वो परिवहन लागत कहलाई जाती है। फिर दूसरा है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत क्या हुआ? उत्पादन लागत का हमारा मतलब है कि जब भी हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो गेहूं का ही अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमारी लागत लगी, उसमें हमारे फर्टिलाइजर्स लगे, तो उसमें हमारे पेस्टिसाइड लगे, उसमें और सबसे मेन क्या लगी? हमारी मेहनत लगी। तो इन सब चीजों को भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर जितने में अगर मान लीजिए 25 रुपए किलो के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं, तो इसमें हम माइनस करके मान लीजिए 2 रुपया हमने परिवहन लागत लगा लिया, और उत्पादन लागत में हमने क्या लगा दिया? 3 रुपया, हमारा 3 रुपया हमने लगा दिया है
ठीक है। उत्पादन लागत में हमने 3 रुपए लगाया और परिवहन लागत में हमने क्या लगाया, 2 रुपए लगाया। तो क्या हुआ, 5 रुपये आपका परिवहन लागत और उत्पादन लागत हो गया। तो 25 रुपए का अगर हमारा गेहूं था तो उसको हम क्या कर लेंगे, 5 रुपया उसमें माइनस कर लेंगे। तो आपका लाभ कितना हुआ, 20 रुपए का आपका लाभ हो गया। ठीक है। हालांकि ये लाभ थोड़ा कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि पर केजी के हिसाब से कितना लाभ हो सकता है। तो ये चीज हमको सबसे दिमाग में लेनी है कि जो हमने कृषि पेटियों का जो हम सीमांकन करते हैं, तो उसके निर्धारण के लिए हमने ये क्या किया है, इस सूत्र का निर्माण किया है। ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस परिवहन लागत प्लस उत्पादन लागत। ठीक है, क्लियर है। दूसरा यस होता है यार, दूसरा भी कोई है, और किसी ने ज्वाइन किया, तो पता नहीं। ये कोई दिख रहा था मुझे, अच्छा चला गया शायद। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य प्लस परिवहन लागत। तो इसके टर्म में हम इसको देखेंगे। अब दूसरी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट है जिस इससे पहले कि हम थ्योरी में आए, तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि आखिर दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से प्रॉफिट में क्या अंतर आएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, लाभ। अगर हमारी डिस्टेंस सर कम बढ़े होगा। तो लाभ हमारा कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 किलोमीटर से किसी चीज को लेकर के आ रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या परिवहन लागत हमारी कम लगेगी, लेकिन अगर हम वही चीज 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं तो परिवहन लागत हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हमें देखने के लिए हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफ के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हम एक्स एक्सिस में किसको रखते हैं, दूरी को रखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम क्या रखेंगे, दूर। में हम इसको रखेंगे सर कोई तीसरा भी हो रहा है। हाँ कोई नहीं, तीसरा है, सुन रहा होगा। तो एक्स एक्सिस में हमने किसको रखा, दूरी को रखा है, और वाई एक्सिस में हमने किसको रखा है, वाई एक्सिस में हम रख सकते हैं लाभ को। ठीक है, तो ये क्लियर है, एक्स एक्सिस में हमने लाभ को रखा है, यस सर। एक्स एक्सिस में हमने लाभ रखा है, और वाई एक्सिस में हमने, सॉरी, एक्स एक्सिस में हमने दूरी रखी है और वाई एक्सिस में हमने लाभ रखा है। ठीक है, अब सपोज हम ये करते हैं कि एक्स एक्सिस में आपका फॉर एग्जांपल एक हमारी क्रॉप है। ठीक है, इसको हम क्रॉप 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारी क्रॉप है और उसमें हमको लाभ, उसकी दूरी कम है, तो लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि एक और दूसरी क्रॉप है, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, दूरी अब बढ़ रही है, मान लीजिए 5 किलोमीटर थी, अब हमारी दूरी 10 किलोमीटर हो गई है, तो उसके साथ क्या होगा, लाभ अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूरी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल ये दूरी आपकी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी, और ये दूरी आपकी कितनी है, 15 किलोमीटर है, तो लाभ भी हमारा इसके साथ साथ कम होगा। तो ये देखने की बात है कि जितनी जितनी हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतने हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। तो इसी से हमारी ये थ्योरी आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम ये हमारी मार्केट है, ये पॉइंट हमारा मार्केट है, तो जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाती है, एक बेल्ट हमारी आगे बढ़ गई, दूसरी बेल्ट हमारी और आगे बढ़ रही है, तो दूरी हमारी बढ़ती जा रही है, तो लाभ हमारा उतना ही कम होता जाएगा। तो इसी के आधार पर हम अपनी कृषि भी करेंगे। ठीक है, कितने लोग आ गए, और किसी ने ज्वाइन किया अभी? सर संजना ने किया। ओके, संजना ने किया है, और कोई?
ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा लाभ कम होता जा रहा है। तो जो अभी आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने क्या बात करी कि हम आज कृषि अविष्कृत सिद्धांत पढ़ रहे हैं वॉन थ्यूनेन का, जो कि उसने 1826 में दिया था। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि इसको दिखाने के लिए हम एक लाभ का सूत्र बना सकते हैं, जो कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस परिवहन लागत प्लस उत्पादन लागत। विक्रय मूल्य वह मूल्य होगा जिसमें कि आपकी कोई चीज बिकती है, लेकिन आपका लाभ वो चीज उतना मूल्य नहीं होता कि जितने में आपकी चीज बिकती है। आपका लाभ क्या होता है, उससे हम माइनस कर देते हैं परिवहन लागत और उत्पादन लागत, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो यही हमने इस सूत्र में दिखाया है। तो ये दिख रहा है सबको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सबको ना? ऐसा नहीं कि कहीं यस सर। बोलता जा रहा हूँ मैं व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है ना सबको? ओके, ठीक है। तो यस सर। अब हमारी ये चीज क्लियर हो गई है कि एक तो जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा लाभ कम होता जाएगा। तो इसी को बेस बनाते हुए हमने क्या किया है, जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वो हमारा दिया गया। ठीक है। तो कृषि अवस्थिति सिद्धांत जब शुरुआत में वॉन थ्यूनेन ने दिया था तो उसने बात करी थी 4 मुख्य पेटियों की। हालांकि जब उसने इस काम को आगे बढ़ाया और अपने इसके बारे में और भी चीजें लिखी और डिटेल में लिखा, तो इसने यही पेटियां 4 से बढ़ाकर एक कितनी कर दी, 6 पेटियां कर दी थी। ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी पेटियों की। ठीक है। तो इससे छूट गया है। कौन ठीक, कौन है ज्वाइन हो रखा? 2 या 3 दिख रहे हैं मुझे। तो एक तो मानसी है। हम्म, हाँ। और दूसरा ये पता नहीं कौन है। चलो जितने भी हैं। तो फिलहाल जब कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया उसने, तो उसने ये संकल्पना रखी कि सेंटर में, अच्छा इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि इसने जो मान्यताएं रखी थी, डिफरेंट मान्यता रखी, तो उन मान्यताओं के हिसाब से इसने एक तो सबसे पहले बात करी कि एक मार्केट उस जगह का केवल एक होना चाहिए। तो जितनी भी हम भूमि की बात कर रहे हैं उसमें मार्केट हमारा क्या होगा, केवल एक होगा, एक मार्केट होगा। अगर एक से अधिक मार्केट होते हैं तो यह थ्योरी हमारी उतनी काम नहीं करेगी, मतलब उतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करेगी जितनी यार ये एक्यूरेसी से थ्योरी दी किसने थी? हम्म, ये थ्योरी दी किसने थी? ये थ्योरी दी थी वॉन थ्यूनेन ने, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता तो नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। और बाद में उसकी थ्योरी जब हम लेकर के आए तो उसको हम एज ए इकोनॉमिस्ट हम उसको देखते हैं। तो वॉन थ्यूनेन ने ये दी थी, जो कि जर्मन था, और 1826 में ये थ्योरी दी गई। ठीक है। तो इसमें उसने सबसे पहले बात करी कि जो भी उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब होता है, ओके, तो उसने क्या दी थी, आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट नाम की बुक उसने लिखी थी। ठीक है। तो आइसोलेटेड स्टेट से हमारा मतलब है कि एक एकाकी प्रदेश, अगर हम हिंदी में कहें तो एक एकाकी प्रदेश के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये प्रदेश पूरा एकाकी है, एकाकी से मतलब है कि इसकी केवल एक मार्केट है। ठीक है। उसके साथ तो उसने ये बात करी कि कुछ मान्यताएं उसने ली। तो मान्यताओं में हमारा मुख्य रूप से है कि एक मतलब जो ये मैदान होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्लेन होगा, एक समरूपी मैदान होगा, एक समरूपी प्रदेश होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्थ इंडिया को लें, तो नॉर्थ उधर इंडिया में एक हम ऐसी जगह ले सकते हैं जहां पर एक मार्केट है और उसके चारों ओर कृषि प्रदेश है, और वहां पर वो थ्योरी हम देख रहे हैं। तो उसमें उसने समरूपता की बात करी कि एक तो उसमें पहला पॉइंट कि भौगोलिक रूप से समरूप होना चाहिए, उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक रूप से या फिर हम कह सकते हैं जलवायु रूप से भी उसमें समरूपता होनी चाहिए। और इसमें केवल जो बाजार होगा वो केवल एकमात्र होगा,
जहां पर उसी बाजार में हम क्रय विक्रय करेंगे। तो कोई किसान अगर मान लीजिए इस कोने पर रहता है तो इस कोने से भी वो इसी बाजार में आएगा, ऐसा नहीं कि वो किसी और बाजार में चला गया। ठीक है। और उसी के साथ उसने एक और पॉइंट रखा कि हमारे पास जो यातायात का साधन है वो केवल एकमात्र है, हमारे पास ज्यादा यातायात के यहाँ पर साधन नहीं है। अच्छा, कोई वेट कर रहा है, रुको, एडमिट, कोई आया। तो यातायात के साधन हमारे क्या हैं, बहुत सारे नहीं है, केवल एक ही हमारे पास यातायात का साधन है। और उसने वो बात करी है, कौन सा यातायात का साधन है वो, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, क्योंकि 1826 की बात है, उस समय की बात है, और वहां पर यूरोप में घोड़ा गाड़ी का काफी प्रयोग होता था, तो इसलिए घोड़ा गाड़ी के रूप में उसने एकमात्र यातायात के साधन की बात करी है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको। उसके साथ एक और चीज उसने करी है कि जो परिवहन लागत है वो दूरी के साथ साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसने मान्यताएं रखी हैं और इन मान्यताओं के आधार पर उसने अपनी थ्योरी दी। तो उसकी जो मैंने आपको बताया था कि पहले उसने थ्योरी दी थी तो उसमें केवल 4 पेटियों की बात की थी, लेकिन बाद में उसने इसी थ्योरी को विस्तृत किया और उसने 6 पेटियों की बात करी। तो हम 6 पेटियों वाली थ्योरी पर बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसने एक सेंटर में मार्केट की बात करी है, फिर उसके बाद उसने एक और ठीक है, ये एक पेटी है, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं पेटी, उसके बाद देखते हैं। ये दूसरी पेटी, उसके बाद तीसरी पेटी, ओके, फिर उसके बाद एक और चौथी पेटी। दिखाई दे रहा है ना, और कुछ तो नहीं आ रहा बीच में? क्या दिख रहा है, केवल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है और भी कुछ दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड और आप पढ़ा रहे हो। अच्छा, बस 2 ही चीजें दिख रही हैं, ठीक। आप वो बना ड्रॉ कर रहे हो, मतलब ये है कि मार्केटिंग का वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे एक सेंटर से। सेंटर नहीं, हाँ ये तो है ही, लेकिन अभी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी आनी बाकी है कि आखिर इन पेटियों में हम करेंगे क्या। केवल कृषि थोड़ी करेंगे, और भी हम चीजें करेंगे, तो स्थान के हिसाब से कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो चलो फॉर एग्जांपल जो ये सेंटर में आपका है वो क्या होगा, इसको हम एम से दिखा सकते हैं या फिर हम मार्केट से दिखा सकते हैं। चलो जो भी है, तो इसे हम मार्केट एम से दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी पेटी है उसको हम 1 नंबर से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पेटी जो हमारी है उसको हम 2 नंबर से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पेटी को हम 3 नंबर से दिखा सकते हैं। उसके बाद इस पेटी को हम 4 नंबर से दिखा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट पेटी को हम 5 नंबर से दिखा सकते हैं। उसके बाद की जो पेटी हमारी होगी उसको हम 6 नंबर से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चूंकि क्या है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, कृषि अवस्थिति मॉडल है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पेटी में, डिफरेंट बेल्ट्स में आखिर हमारे एग्रीकल्चर किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जब पेटियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो पेटी होगी, सबसे एम तो हम मार्केट से दिखा रहे हैं, तो एक सेंट्रल में हमारा मार्केट है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मार्केट यहाँ भी खुल गया, कहीं और खुल गया। मार्केट केवल एक होगा, तो जो 6 नंबर वाला भी है वो भी इसी मार्केट में आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कौन कौन से किस किस चीज की खेती हम सबसे इंपॉर्टेंटली करेंगे। तो जो
हम मार्केट के जो सबसे नजदीक वाली बेल्ट है, तो उसमें वॉन थिनेन ने कहा कि यहाँ पर हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, डेयरी का उत्पादन करेंगे, सब्जी का उत्पादन करेंगे, फलों का उत्पादन करेंगे। तो पहली पेटी हमारी डेयरी, फल, क्या होगी, यहाँ पर डेयरी होगी, उसके साथ हमारा क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं, गार्डनिंग कह सकते हैं हम, मतलब, या फिर वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की हमारी पेटी है। ठीक है, जो हमारी, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो पहली पेटी में हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, एक तो दुग्ध उत्पाद करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जी का डेयरी, उत्पादन कर सकते हैं, हाँ डेयरी। और फिर हम इसमें फलों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्यों चुना, हॉर्टिकल्चर। हमने ये क्यों चुना कि जो पहली पेटी है उसमें हम ये सारी चीजें करेंगे, क्या कारण हो सकता है इसका, क्योंकि क्योंकि बता, अनाज हमारे लिए जरूरी होता है, मतलब देखो, खाने के लिए सबसे पहले। खाने के लिए तो जरूरी है, खाने के लिए तो और भी चीजें जरूरी हैं, हमारे लिए गेहूं भी जरूरी है जिससे हम आटा वगैरह से चीजें बनाएंगे। लेकिन मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दूध है, सब्जी है, फल हैं, ये कैसे आइटम्स हैं जिसको कि हम कहते हैं पेरिसेबल आइटम्स, मतलब कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम चौथी पेटी में दूध का उत्पादन करते, सब्जी का उत्पादन करते, तो मार्केट तक आने आने तक क्या हो जाती हैं, वो चीजें खराब हो जाती हैं। मान लीजिए चौथी पेटी आपके 50 किलोमीटर दूर है, फॉर एग्जाम्पल आप कोटद्वार में रहते हैं, और कोटद्वार में आप नजदीक में आएंगे, कोटद्वार में जो नजदीकी मार्केट होगा उसमें अगर आप जैसे दूध अगर आपको लेना होगा, तो कोई दूध वहां 50 किलोमीटर दूर से, नजीबाबाद से आपको देने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई दूसरी जगह से देने के लिए नहीं आएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो दुग्ध का उत्पादन है वो आसपास के इलाके में हो, सब्जी का उत्पादन आसपास के इलाके पर हो। तो जितने नजदीक उत्पादन हमारा होगा, उतना नजदीक हमारी मतलब उतना हमको, एक तो इसका मूल्य भी सस्ता पड़ेगा, और उसी, क्योंकि हमने बताया था कि जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना ज्यादा क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ता जाता है, या फिर लाभ भी आपका घटता जाता है। तो जितने नजदीक हम यहाँ पर ये सारी चीजें लगाएंगे, तो उतना ज्यादा हमको क्या होगा, लाभ होगा। फिर उसके बाद हमारी दूसरी पेटी की बात करते हैं। इस पेटी की बात, तो मैंने आपको बताया कि ये हम बात कर रहे हैं कब की, 1826 की बात कर रहे हैं, जब वॉन थिनेन ने थ्योरी दी थी। तो उस समय हमारे पास कोई चूल्हा जो होता था, केवल लकड़ी का चूल्हा होता था, और उसी में हम अपना खाना बनाते थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सेकंड पेटी हमारी हो, जो हमारी सेकंड बेल्ट हो, उसमें हम क्या करें, जलावन लकड़ी का उपयोग करें। तो यहाँ पर जो सेकंड पेटी होती है उसमें आपका क्या होता है, मुख्य रूप से जंगल होता है, मुख्य रूप से आपका फॉरेस्ट का इलाका होता है, जहाँ से हम आसानी से अपने लिए लकड़ी लेकर के आ सकें। तो जैसे हम देखते होंगे कि गांव घरों में भी क्या होता है, अभी भी हम कई जगहों पे चूल्हे में खाना बनाते हैं। तो जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा दूरी पे नहीं होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपका गांव एक जगह पे और आप 20 किलोमीटर दूर जंगल में जा रहे हो। जंगल नजदीक होगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, और वहां से आप लकड़ी लेकर के आओगे। तो यही चीज वॉन थिनेन ने भी बताई। तो जो आपकी सेकंड पेटी होगी वो क्या होगी, आपकी ईंधन की, ईंधन 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 की, हम कह सकते हैं ईंधन की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी की पेटी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड बेल्ट में हम ईंधन की लकड़ी उगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बेल्ट में हमने दूध, सब्जी और फल उगाए, और सेकंड में हम ईंधन की लकड़ी उगाए। उसके बाद जो हमारी तीसरी पेटी आती है, ठीक है, जो हमारी थर्ड पेटी है, वहां पर हम करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गहन खेती भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी गहन होगी निर्वाह कृषि। गहन कृषि, गहन निर्वाह, गहन कृषि। गहन कृषि पेटी हमारी यहाँ पर। गहन निर्वाहन को तो हम तभी कहेंगे कि जब हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि वो सीधे निर्वाहन कर रहा है, लेकिन फिलहाल हम मार्केट के परस्पेक्टिव से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, गहन कृषि होगी, क्योंकि ये जगह रिलेटिवली क्या है, अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो ये जगह हमारी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर चौथी या पांचवी या छठवीं पेटी से देखें तो ये ज्यादा दूर नहीं है, मान लीजिए करीब 15-20 किलोमीटर दूर की जगह है।
तो यहाँ पर हम गहन कृषि करेंगे और ऐसी कृषि करेंगे जहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल बो सकें और ज़मीन की हम यहाँ पर बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? तीसरी पेटी में हम पूरी इस ज़मीन में गहन कृषि करेंगे और फिर वो गहन कृषि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे गेहूँ लगाया, धान लगाया, तो ये मार्केट तक आने में इसकी रेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है? फिर उसके बाद हमारी जो चौथी पेटी है, चौथी पेटी में भी हमारी फसल लगेगी, लेकिन फसल के साथ-साथ हम वहाँ पर चारा भी लगाएँगे, चारा वगैरह भी हम लगाएँगे और उसके बाद कुछ ज़मीन को हम खाली भी छोड़ेंगे, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं? परती बंजर भूमि। अच्छा, पड़ती भूमि। हाँ, ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं? परती भूमि के पड़ती रूप में भूमि। हम इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी कृषि हो रही है, चौथी चौथी बेल्ट में भी आपकी कृषि हो रही है, लेकिन कुछ ज़मीन को हमने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर हमने कुछ ज़मीन को खाली छोड़ा हुआ है और उस ज़मीन में हमारी कृषि नहीं हो रही। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसमें हम केवल कृषि कर रहे हैं और बाकियों में हम नहीं कर रहे हैं। इसमें दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इतने एरिया में हम कृषि कर रहे हैं और 1 साल के लिए हम दूसरे एरिया को खाली छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने ज़्यादातर ज़मीन खाली छोड़ दी है, हम फिर भी यहाँ पर कृषि करेंगे। तो इसका क्या कारण था? अब यहाँ पर हम गेहूँ लगा रहे हैं, तो उसका हमको अच्छा मूल्य मिल रहा है क्योंकि मार्केट से उसकी दूरी कम है। लेकिन यहाँ पर हम गेहूँ लगा रहे हैं, तो हमको मार्केट से इसकी दूरी बढ़ जा रही है, तो इससे किसान को ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना करके वो तीसरी पेटी पर ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं 5वीं पेटी पर। अब 5वीं पेटी आपकी, अब आप देख रहे हो कि दूरी आपकी क्या होती है? बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे भी हम यही सारी चीज़ें लगाएँगे, 5वीं पेटी में भी। 5वीं पेटी में भी हम फसल लगाएँगे, यहाँ पे भी हम चारा और उसके साथ-साथ यहाँ पे भी हम परती भूमि छोड़ेंगे। लेकिन अब जो परती भूमि का इलाका है या जो इसका क्षेत्र है, वह बढ़ जाएगा। तो परती भूमि का क्या होगा? क्षेत्र अधिक होगा। सर, पड़ती भूमि को एक बार ढंग से मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दो। अच्छा, पड़ती भूमि का ये मतलब होता है कि वह भूमि जिसको कि हम किसी के लिए खाली छोड़ देते हैं। मतलब 1 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल हमने वहाँ पर फसल लगाई और अगले साल हमने उसको खाली छोड़ दिया। तो उसको हम पड़ती भूमि कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? यस सर। या फिर हम 1 साल की जगह 2 साल भी छोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने जो ज़मीन थी, हमने इतनी ज़मीन को पूरा खाली छोड़ दिया और कुछ-कुछ जगह पे हम कृषि कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें अधिक दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमारी लास्ट पेटी जो है 6वें नंबर पे, वो है पशुचारण पेटी। पशुचारण पशुचारण चलो समझ जाओ, पशुचारण पेटी। ठीक है? तो पशुचारण जो लास्ट हमारी पेटी है, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा? जो जानवर हैं उनके लिए हम पशुचारण की भूमि छोड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम भेड़, बकरियाँ और यूरोप के केस में अगर हम देखें तो वहाँ तो सभी चीज़ खाते हैं वो लोग, बीफ वगैरह भी खाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मीट के लिए मतलब इसको मेनली यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर रेंचिंग होगी, यहाँ पर खुद चारा भूमि होगी और यहाँ पर खेती हमारी नहीं होगी। क्योंकि जानवर जो हैं, जानवरों को तो अगर हमें मार्केट लाना है तो उनको हम पैदल भी लेकर के आ सकते हैं ना, लेकिन जो हमारा और अन्य चीजें हैं उसको हम इस तरह से लेके नहीं आ सकते हैं। तो जो 6वीं पेटी होगी वो हमारी पशुचारण पेटी होगी और यहाँ पर मुख्य रूप से हम जानवरों का उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से वॉन थिनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में एक मार्केट की बात करी और डिफरेंट बेल्ट्स की बात करी, डिफरेंट पेटियों की बात करी। तो मुख्य रूप से उसने 6 पेटियों में बांटा, हालांकि जो उसने पहले बुक लिखी थी उसमें उसने 4 पेटी दी थी और बाद में उसने इंक्रीज करके उसको 6 पेटी कर दिया। ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाता है? वॉन थ्यूनन का सिद्धांत कहलाता है। तो ये
वॉन थ्यूनेन, मैंने आपको जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनको मैं बताऊं कि वॉन थ्यूनेन एक जर्मन अर्थशास्त्री हम कह सकते हैं, वैसे व्यापारी था लेकिन वो अर्थशास्त्री भी उसके साथ था। 1826 में उसने ये अपनी थ्योरी दी थी, अपना सिद्धांत दिया था, या हम कह सकते हैं उसने अपना मॉडल दिया था, जिसको कि हम कृषि अवस्थिति मॉडल या कृषि अवस्थिति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। क्योंकि ज्योग्राफी में मेनली हमारा कंसंट्रेशन किस पे रहता है, स्पेस पे कंसंट्रेशन रहता है, एक किसी क्षेत्र पे कंसंट्रेशन रहता है, किसी स्थिति पर कंसंट्रेशन रहता है। तो यही हमने इसमें पढ़ा। अच्छा, अब आपके मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला होगा, क्योंकि 40 मिनट ही आपको जूम ऐप में अलाउ किया जाता है और 40 मिनट आपका होने वाला है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे पढ़ेंगे। अभी हमें और अवस्थिति थ्योरी भी पढ़नी है, जो हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वेबर की जो है वो भी हमने पढ़नी है, जिसको कि हम औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और वैसे इस थ्योरी में भी अभी हम इस पे और डिस्कस कर सकते हैं कि ये कौन सी कहाँ पर ये सही मानी जाती है और कहाँ पर ये गलत मानी जाती है। ठीक है, तो आपके 40 मिनट्स ओवर हो गए हैं और ये होने वाला होगा। तो समझ में आया नहीं आया? सर सुनिए, बोलो। अरे जो ये वॉन थियोन थे, मीन्स जिन्होंने ये थ्योरी दी, हाँ, तो इन्होंने 2 बुकें लिखी थी, जिसमें एक तो आइसोलेटेड स्टेट जो इनकी बुक जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं यातायात के साधन जिनमें पेटियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और पहली बुक में इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत के बारे में बताया था। पहली बुक में ही उन्होंने ये इसके बारे में बताया था, लेकिन पहली बुक में उन्होंने केवल 4 परतों के बारे में बताया था। फिर बाद में उन्होंने बुक तो उन्होंने काफी लिखी होंगी, लेकिन उसी के साथ अपनी इसी थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और 2 और पेटियों के बारे में उन्होंने उसमें डिस्कशन किया, 5वीं और 6वीं पेटी के बारे में। उनकी किताब का नाम है द आइसोलेटेड स्टेट, जिसका कि मतलब होता है एकाकी प्रदेश। ठीक है, एकाकी प्रदेश आप हिंदी में कह सकते हो, तो द आइसोलेटेड स्टेट हम इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अभी क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। ओके। करिए नहीं कटे अभी Meeting.